है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 10 क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके सेल यूनिट के अंदर से। तो इन सेल नीट 2025 के अंदर, ये बेसिकली नीट 2025 का पेपर है आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीट 2025 के क्वेश्चंस है। तो आइए चलो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और कल से हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? पहली बात तो स्पिंडल फाइबर माइटोसिस में किससे बनता है? स्पिंडल फाइबर माइटोसिस में बनता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल से। और स्पिंडल एपरेटस का पर्पस क्या होता है? माइटोसिस या मियोसिस में किसी भी सेल डिवीजन में स्पिंडल एपरेटस क्यों बनता है? ताकि क्रोमोसोम को सेपरेट कर सके। सीधी सी बात है, क्रोमोसोम का इक्वल सेपरेशन करने के लिए, तो टू सेपरेट द क्रोमोसोम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। पहला क्वेश्चन सेल साइकिल एंड डिवीजन में से आ रखा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली आपको बताइए स्पिंडल फाइबर, और माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाता कौन है? सेंट्रियोल, ठीक है। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल कॉल्ड एज सेंट्रोसोम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ स्पिंडल एपरेटस। तो दे फॉर्म द होल स्पिंडल एपरेटस, जो कि एक्चुअली बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ये हम सबको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो नीट 2025 में आया था, ये आया था बायोमोलिक्यूल से। तो एडेनोसाइन क्या है? देखिए, एडेनिन प्लस योर राइबो शुगर मिलकर क्या बनाता है? जब भी शुगर और नाइट्रो बेस आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो एज यू कैन सी हियर, ये न्यूक्लियोसाइड है एडेनोसाइन। और एडिनाइलिक एसिड को हम और क्या बोलते हैं? एएमपी भी बोलते हैं, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जब भी नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ आपकी फॉस्फेट जुड़ जाए, एक भी फॉस्फेट जुड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं वो सिंपल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सिंपल न्यूक्लियोटाइड हमारे न्यूक्लिक एसिड में होते हैं। सिंपल न्यूक्लियोटाइड आर दोस जिसमें एक फॉस्फेट हो, करेक्ट। तो ये हमें याद होना चाहिए हमेशा। एडेनिन हमारा नाइट्रोजन बेस है और एलेनिन हमारा एमिनो एसिड है। इसका मतलब ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 दो ऑप्शन में है, देखो फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सी का क्या है? 1, तो सी का 1 इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। अब देखो, दुनिया में दो तरह के एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम मतलब जो सिर्फ प्रोटीन से बना है, ठीक है। बट कुछ दुनिया में मोस्टली एंजाइम का क्या होते हैं? होलो एंजाइम होते हैं। होलो एंजाइम मतलब जिन एंजाइम को अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़े। एंजाइम को तो खुद हम कहेंगे एपो एंजाइम, और एपो एंजाइम को अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंजाइम तो खुद प्रोटीन है, इसलिए उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट तीन तरह के हो सकते हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर जिनको मेटालाइंस बोलते हैं, या फिर कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज। प्रोटीन पोर्शन को तो हम एपो एंजाइम कहते हैं ना, ठीक है। बाकी जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकते हैं वो कोएंजाइम। कोएंजाइम ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड करता है। कुछ एंजाइम को अपना काम करने के लिए कोएंजाइम चाहिए होते हैं, जैसे कि एनएडी, एफएडी आपने सुना है। और ये कोएंजाइम्स मोस्टली ये भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विटामिन के, इनको हायर न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है विटामिन का। और कोफैक्टर बेसिकली है मेटालाइंस, ये भी लूजली बाउंड करते हैं किसके साथ? जैसे कुछ आयंस को, जैसे स्लाइवरी माइलेज को क्लोराइड आयन चाहिए होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को अपना काम करने के लिए जिंक आयन चाहिए होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसका एग्जांपल हीम है, जो कि कैटालाइज एंजाइम को अपना काम करने के लिए चाहिए होता है। ये क्वेश्चन भी नीट 2025 में आ रखा है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि ये देखिए, आप उसको थोड़ा सा आप आगे स्क्रॉल करेंगे और आप देखिएगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम जो होता है वो, जैसे कोफैक्टर और कोएंजाइम तो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड करते हैं, बट हीम टाइटली बाउंड करता है एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करता है। और हीम किस एंजाइम को अपना अपना काम करने के लिए चाहिए होता है? कैटालेज। कैटालेज एंजाइम देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को अपना काम करने के लिए जिंक चाहिए होता है, जैसे कि आपको हमने बताया अभी। तो कैटालेज को हीम ग्रुप चाहिए होता है, इसका आंसर बी आएगा। तो एक साथ देखिए दो क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं एंजाइम के अंदर से, इसलिए एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर बच्चों। आई थिंक एक क्वेश्चन और भी है, तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या आएगा? ए। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus is to package the material by endoplasmic reticulum and deliver it to target site outside the cell। तो आपको पता है कि जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर और एसईआर प्रोटीन और लिपिड को पैक करके गोल्गी apparatus के पास भेजता है। गोल्गी apparatus का काम है उनमें मॉडिफिकेशन करना, शुगर ऐड करना। शुगर जब प्रोटीन के ऊपर ऐड होगी तो, और लिपिड के ऊपर जब ऐड होगी तो क्या बन जाएगी? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो उनको मॉडिफाई करता है गोल्गी apparatus। मॉडिफाई करने के बाद गोल्गी apparatus क्या करता है? उनको उनकी टारगेट साइट पे पहुंचाता है। तो इसको हम पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसीलिए। तो गोल्गी apparatus का जो सिस फेस होता है, आप सभी को गोल्गी apparatus का डायग्राम पता है, ये सिस फेस होता है और ये होता है ट्रांस फेस। तो सिस फेस से आता है जो ट्रांस फेस है, सिस फेस से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसिकल आता है जिसमें लिपिड और प्रोटीन पैक है, यहाँ से वो मॉडिफाई होकर ट्रांस फेस से सिक्रेटरी वेसिकल में पैक होंगे और वहां से फिर उनको टारगेट साइट तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फोर्थ। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देन आफ्टर दैट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये आपके सामने, मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती की थी, आपको पता होगा। ये भी एक तरह से बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से ही आ रखा है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी द अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में टूटता है, या सिंपल सब्सटेंस जुड़कर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, तो ये जो आपका मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम किसी भी चीज को समझते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, और वैसे भी नॉर्मली इसका लेना देना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपल में टूटता है, कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में टूटता है और कैसे फिर वो सिंपल सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल में टूट जाते हैं, वही सिंपल सब्सटेंस फिर विलाई से एब्जॉर्ब होते हैं और फिर से वापस सेल में जाते हैं और फिर से वो सेल में जुड़कर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल अप्रोच, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको समझ सके। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन उसके बाद आता है आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम आर एटीएस एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। एक्चुअली देखो, यूकैरियोटिक के अंदर ना दोनों मिलते हैं, एटीएस भी मिलता है, एटीएस आपके साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है, और 7टीएस आपके माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड के अंदर मिलते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। बट 7टीएस सिर्फ आपके बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। Two subunits of 80s राइबोसोम आर 60s and 40s, and 70s की क्या होती है 50s and 30s। बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। राइबोसोम बनते किससे हैं? राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से बनते हैं। बेसिकली दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, डी स्टेटमेंट में दिया है कि तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द टू सबयूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s and 20s। जी नहीं। एस का मतलब आपको पता ही है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। और 70s 50s एंड 20s, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 80s की दो सब यूनिट 60s एंड 30s होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब ए बी सी, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, देन आफ्टर दैट, ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी एंजाइम के साथ। नाउ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल बनाने वाला स्ट्रक्चर या डीएनए रेप्लिकेशन या रेस्पिरेशन करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो हम सबको पता है कि बीजोसोम है। आपको यह याद होगा, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमेले से मिलकर ये स्ट्रक्चर बनता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर।
और ये जब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन होती है उससे ये स्ट्रक्चर बनता है। ये पहले भी कई बार नेट 2014 के अराउंड आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारे नेट के अंदर, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो अंदर की तरफ ये जब मुड़ जाती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये मेसोसोम भी दो प्रकार का होता है, सेप्टल मेसोसोम एंड लेटरल मेसोसोम। इसके भी दो टाइप होते हैं एक्चुअली। तो सेप्टल मेसोसोम बनाता है सेल वॉल, ठीक है। जब दो बाइनरी फिजन करती है बैक्टीरिया सेल तो उनके बीच में सेप्टा या न्यू सेल वॉल बनाता है। और जो लेटरल मेसोसोम होता है, लेटरल मेसोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है और डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन हेल्प करता है। तो लेटरल मेसोसोम जो कि न्यूक्लियोइड से अटैच नहीं होता। सेप्टल मेसोसोम इसमें अटैच होता है किससे? न्यूक्लियोइड से। जबकि लेटरल मेसोसोम में वो अटैच नहीं होगा न्यूक्लियोसोम से, वो सिर्फ किनारे पे रहेगा। तो लेटरल मेसोसोम किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। तो क्योंकि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरिया भी कहते हैं इसीलिए, ठीक है। बनता है ये सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से है और उसके तीन पार्ट होते हैं और इसके दो टाइप होते हैं, मैंने आपको बता दिया, सेप्टल मेसोसोम, लेटरल मेसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरिया कहते हैं इसलिए इसको, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरिया भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये वंस अगेन बायोमोलिक्यूल में से क्वेश्चन आ रखा है कि जो एंजाइम, ये ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन और एक सबस्ट्रेट को दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, देखिए आप देख सकते हैं इस सबस्ट्रेट को जोड़ दिया इसमें इससे। तो ऐसा जो एंजाइम होता है इस वाले सबस्ट्रेट को इस ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन से जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। ऐसा काम करता है। आपको पता है कि आपको 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखी है फंक्शन के हिसाब से, 6 एंजाइम दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, उसी में से क्वेश्चन आया था। देन आफ्टर दैट ये वंस अगेन सेल यूनिट ऑफ लाइफ में से क्वेश्चन आ रखा है सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर आपका क्या करता है ये भी आपको देखना होगा। पहले से सबसे बात देखो, जो सीलियम है और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनती है, तो सी का आएगा, डी का आएगा फोर्थ। अब डी का फोर्थ देखिए दो ही ऑप्शन में दे रखा है, अब यहीं से पकड़ सकते हो। क्रिस्टे कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सी का फर्स्ट, आप देख सकते हैं कि सी का फर्स्ट यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। और सीलियम मूवमेंट में हेल्प करता है और सेंट्रोमियर सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो आपके क्रोमोसोम का सेंटर पोर्शन होता है, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यहीं से काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर से फिर आपका माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है वो सेल जो आपकी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इट मींस इसका आंसर आएगा सेकंड। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपके इस पूरे सेल यूनिट में से आ रखा है। तो सेल यूनिट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए, सीधी सी बात है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा सुन के ये वीडियो, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। और कल हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के असाइनमेंट में आपको भी सेंड कर दूंगा, तो आप उसको पढ़िएगा। थैंक यू।